नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व के भाग में हम लोग ने परिसर अध्ययन भाग 1 का जो हमारा जो विषय है उसमें जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? सजीवों के परस्पर संबंध। इसे हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। प्यारे बच्चों, अब हम इस भाग में उस पाठ से संबंधित जो स्वाध्याय में दिए गए प्रश्न उत्तर है उसकी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ के अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्तर दिए गए, लेकिन जो मुझे लगा कि आपके लिए आवश्यक है, मैंने केवल उन प्रश्नों को ही यहाँ पे चर्चा किया है। और कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आपके एक्टिविटी मतलब जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो ना अपने ढूंढ ढांड के, वैसे उसमें आपको प्रोजेक्ट की तरह दिया गया है जो आप स्वयं ही करोगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, मैंने आपके स्वाध्याय से लिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, खाली स्थान समाप्त होने पर शीतकाल आता है। आपको पता है कि जो हमारा देश है, हमारे देश के अंदर जो 3 मौसम है वो एक के बाद एक क्रमशः आते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बाद से वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद से शीतकाल। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के बाद मतलब किसके समाप्त होने पर शीतकाल आएगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा काल समाप्त होने पर शीतकाल आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया खाली स्थान में, अपनी कुछ खाली स्थान पूरी करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणी पालता है। हम प्राणी क्यों पालते हैं? क्योंकि उन प्राणियों से जो हमारी आवश्यकताएं है वो पूरी होती है। जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, कौन कौन सी आवश्यकताएं? उनसे हमें मांस मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, कुछ प्राणियों के चमड़ों का हम उपयोग भी करते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी हमारे खेतों में काम आते हैं, तो कुछ प्राणी ऐसे भी जो है जो हमारे घर की रखवाली करते हैं, तो कुछ बोझ होने में भी आते हैं, इसलिए हमारी आवश्यकताओं को वो पूरी करते हैं। सही उत्तर ये रहेगा। तीसरा है, वनस्पतियों को कीड़े से बचाने के लिए खाली स्थान छिड़कते हैं। क्या छिड़कते हैं? उसमें कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं। आपने गांव में भी देखा होगा कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें क्या छिड़का जाता है? कीटनाशक दवाई, या कीटनाशक लिखेंगे तो भी चलेगा। चौथा, शीतकाल का वर्णन खालिस्तान ऋतु के रूप में भी किया जाता है। मैंने जैसे आपको पाठ में समझाया था कि जब शीतकाल अर्थात ठंडी आती है तो अधिकांश जो वृक्ष होते हैं वो अपने पत्तियों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो इस चीज का वर्णन हम पतझड़ के रूप में भी करते हैं, इसलिए शीतकाल को हम पतझड़ ऋतु के रूप से में भी किया जाता है, या पतझड़ के ऋतु के नाम से भी हम जानते हैं। अर्थात ऐसा मौसम जिसमें वृक्ष अपने पत्तियों को गिरा देती है, पतझड़ का मौसम। तो प्यारे बच्चों, आपके खाली स्थान में इतना ही दिया था। अब हम बढ़ते हैं आपके प्रश्न क्रमांक आ की तरफ। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है, वनस्पतियों के हमारे लिए कौन कौन से उपयोग है? ठीक है, वनस्पतियों का या वनस्पतियों के हमारे लिए कौन कौन से उपयोग है? अब बताओ, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में वनस्पतियों का क्या हमारे लिए उपयोग है? आप अगर गौर करो तो वनस्पतियों का हमारे जीवन में उपयोग ही उपयोग है। हमारी जो प्राण वायु जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, उसके लिए भी हम किस पर निर्भर हैं? वनस्पतियों पे। ठीक है, बहुत सारे वनस्पतियों का उपयोग हम औषधि के रूप में अर्थात दवाई के रूप में भी करते हैं। जो वनस्पतियां हैं जैसे फल हो गए, फल के साथ साथ सब्जी हो गए, ये भी वनस्पति का ही एक रूप है। तो चलो हम देखते हैं, वनस्पतियों से हमें अनाज, जो हम विभिन्न प्रकार के हम अनाज खाते हैं वो भी वनस्पतियों का ही एक रूप है। सब्जियां और फल फूल प्राप्त होते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या होते हैं? काम आते हैं। कुछ वनस्पतियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ऐसे अधिकांश वनस्पतियां हैं प्यारे बच्चों जिसका उपयोग हम अपने जीवन में औषधि अर्थात दवाई के रूप में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नीम के पत्ते को ही ले लीजिए, बराबर। नीम का पत्ता बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। उसी प्रकार से और भी वृक्ष हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में औषधि के रूप में करते हैं। वनस्पतियों से वस्त्र बनाने के लिए कपास के धागे, जैसे हम जो कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा क्या होता है? कपास और पटसन, इनके धागों से प्राप्त होता है। और ये भी क्या है? एक वनस्पति से प्राप्त होने वाली वस्तु है। और जीवन उपयोगी ऑक्सीजन, आपको पता है प्राण वायु हम जिसे कहते हैं, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते,
जो हवा होती है, हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बस उसी की वजह से हम जीवित रहते हैं। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो वो जो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वो भी वनस्पतियां ही हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार से वनस्पतियों का हमारे जीवन में क्या है, उपयोग है। दूसरा, वृक्षवासी प्राणी किसे कहते हैं? वृक्षवासी, अब इस दो शब्दों को अगर आप गौर करो तो वृक्ष अर्थात पेड़ और वासी अर्थात, या वास मतलब जो रहने वाले, अर्थात ऐसे प्राणी जो वृक्ष पर रहते हैं। क्यों प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग यही क्लियर हो गया। देखो, जिन प्राणियों का आवास वृक्ष पर होता है, अर्थात जो लोग वृक्ष पर रहते हैं, अर्थात वृक्ष पर रहते हैं, उन्हें वृक्षवासी प्राणी कहते हैं। आपको केवल इतना ही समझना है कि ऐसे प्राणी जो वृक्ष पर रहते हैं या तो वृक्ष पर उनका आवास होता है। जैसे बंदर को आप ले लीजिए, गिलहरी को ले लीजिए, बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षियों को ले लीजिए, ठीक है। ये अपना आवास कहाँ बनाते हैं? वृक्ष की शाखाओं पे बनाते हैं। तो हम उन्हें कौन सी प्राणी कहेंगे? हम उन्हें वृक्षवासी प्राणी कहेंगे। तीसरा, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, मार्च का महीना प्रारंभ होते ही पेड़ों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अभी आप मार्च के महीने में देखेंगे तो देखो, मार्च का महीना प्रारंभ होते ही जंगलों में सब और ललछो रंग वाली मुलायम कोमल पत्तियां दिखने लगती है। अर्थात आप ललछो जानते हो ना, जैसे आम के कभी कभी आपने पत्ते देखा होगा बाजार में आते, उनका कलर एकदम ललछो होता है, सिंदूरी कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से क्या होते हैं, लगभग अधिकांश पेड़ों की पत्तियों में ललछा रंग आने लगता है और साथ ही साथ में उनकी पत्तियां बड़ी कोमल होती है। कोमल अर्थात बड़ा नरम होती है, पत्ती दिखने लगती है। अधिकांश पेड़ों में कोपले पल्लव फुटती है। कोपले अर्थात पल्लव, जैसे मैंने आपको पाठ्य पुस्तक में समझाया था, फुटती है मतलब छोटे छोटे उसमें कोपले निकलती है, मुलायम पत्तों की तरह छोटे छोटे पत्ते। और कोयल पक्षी की सुरीली आवाज भी कुछ स्थानों पर सुनाई पड़ती है। इस महीने में हम अधिकांश पूरे वर्ष पर हम कोयल की आवाज नहीं सुनेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन मार्च का महीना प्रारंभ होते ही कोयल की आवाज हमारे कानों में सुनाई पड़ने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्च का महीना प्रारंभ होते ही क्या होता है, मतलब पेड़ों में परिवर्तन हमें दिखने लगता है। अभी एक और प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थान किन फलों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से कुछ आपको पता भी होगा, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर, ठीक है, नागपुर में सबसे अधिक संतरा पैदा होता है। तो ये किस फल के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? संतरे के लिए। घोलवड़ महाराष्ट्र के इस मतलब स्थान पर जहाँ अधिकांश चीकू का उत्पादन होता है, तो ये किस फल के लिए प्रसिद्ध है? चीकू के लिए। फिर है सासवड़ ये देखा जाए तो अंजीर के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अंजीर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और फिर है देवगढ़। तो प्यारे बच्चों, ये देवगढ़ आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आम की जो कह सकते हो कि आम की जो पैदावार है वो ज्यादा की जाती है। और पांचवा जलगांव केले के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पे केले का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जो आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो कृति के रूप में आपको स्वयं करना है, ठीक है। ये जो मुख्य प्रश्न थे मैंने आपको श्यामपट्ट पर लिखा दिया और उसके उत्तर भी दे दिया। तो प्यारे बच्चे, इसे आपको आपके नोटबुक में लिखना है अच्छी और सुंदर राइटिंग में। और जैसे आप हमेशा ग्रुप में भेजते हो चौथी कक्षा के, आपको लिख करके आने वाले शुक्रवार को भेजना है। और ध्यान रखिए कि एकदम सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। आप लोग कैसे भी लिख देते हो और भेज देते हो, वो एकदम साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे और आने वाले शुक्रवार को भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।